आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी इस पुस्तक से तीसरा और चौथा पाठ इनकी स्वाध्याय कृति देखेंगे। पिछले दो भागों से हम इनकी स्वाध्याय कृति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इन दोनों पाठों के स्वाध्याय कृति की टिप्पणियां लिखेंगे। पहला है संपर्क भाषा। वास्तव में संपर्क भाषा की संकल्पना देश की बहुभाषी स्थिति अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनेक विधि भाषाओं के कारण उपस्थित होकर सामने आती है। संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयुक्त भाषा को संपर्क भाषा की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में संपर्क भाषा किसी क्षेत्र, राष्ट्र या वर्ग में वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम के रूप में देखी जाती है। अभी बहुत सारे उन्होंने लोगों के तर्क वितर्क विचार है। उसमें अरुंद कुलश्रेष्ठ के मतानुसार संपर्क भाषा का अर्थ है परस्पर संपर्क के लिए प्रयुक्त करने वाली भाषा। तो आगे उन्होंने बहुत सारी संपर्क भाषा की जानकारी दी है। उसमें भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को निर्विवादित रूप से अपनाया गया है। उद्भव काल के ही हिंदी अपनी विरोधी का सामना करते हुए आ रही है। हिंदी अपनी सहज स्वाभाविक गति के कारण आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो हिंदी के प्रश्न को स्वराज्य से बढ़कर मानते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारतीय कांग्रेस के मंच पर हिंदी में भाषण किया, लोगों द्वारा महत्व प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता तक के पश्चात हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप से भले ही अनेक बाधाएं उठती हुई आगे बढ़ रही है, परंतु संपर्क भाषा के रूप में वह निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। लगभग 1000 वर्ष से हिंदी संपर्क भाषा केवल रूप में देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दूसरा है प्रारूपण। प्रारूपण जो है, प्रारूपण का कार्यकालीन हिंदी में अत्यधिक महत्व है। प्रारूपण के लिए अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग राइटिंग कहते हैं। लेखन, प्रारूपण लेखन, मसौदा लेखन, आलेखन, पत्राचार आदि शब्दों का प्रयोग प्रारूपण के लिए किया जाता है। यह कार्यालयीन एवं शासकीय पत्र व्यवहार का प्रमुख अंग है। पत्र का कच्चा अथवा अंतिम रूप प्रारूपण कहलाता है। विभिन्न प्रकार के प्रारूपण के अंग निम्नलिखित है। एक है शीर्षक। इसमें प्रेषक कार्यालय का नाम, तार का पत्ता, टेलीफोन नंबर तथा टेलेक्स पता मुद्रित रहता है। शीर्षक लेटर पैड पर सामान्यतः मुद्रित रहता है। चौथा है, उसके आगे जो दिया है वो है प्रेषक का पता। कार्यालय का पिन कोड सहित पूरा पता दाईं ओर मुद्रित किया जाता है। पत्र संख्या बाईं ओर लिखी जाती है। दिनांक, प्रेषक पते के नीचे दाईं ओर दिनांक प्रेषक लिखा जाता है। प्राप्तकर्ता, बाईं ओर पत्र प्राप्तकर्ता का पूरा पता लिखा जाता है। विषय, पत्र का भाव संक्षिप्त रूप में विषय के सामने लिखा जाता है। संबोधन, प्राप्तकर्ता के अनुरूप संबोधन विविध प्रकार पत्रादि में अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं। प्रारंभ, पत्र का प्रारंभ संदर्भ, दिनांक तथा विषय वस्तु की भूमिका के साथ किया जाता है। कलेवर, पत्र में जो भी बात बताई जाती है अथवा जिनके बारे में कुछ पूछता जाता है, उस महत्वपूर्ण भाग में पत्र प्रेषक अलग अलग अनुच्छेदों में इन सभी बातों का उल्लेख होता है। उपसंहार, धन्यवाद ज्ञापन के साथ पत्र समाप्ति की जाती है। अधोलेख, भवदीय, अपना, आपका, आज्ञाकारी हस्ताक्षर से पूर्ण लिखा जाता है। हस्ताक्षर, प्रेषक को अधोलेख के नीचे हस्ताक्षर करना होता है। प्रेषक का नाम स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर के नीचे अंकित किया जाता है। प्रेषक पदनाम नाम के नीचे दिया गया है। अनुलग्नक, पत्र के साथ भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या तथा उन विषय का उल्लेख संक्षेप के बाईं ओर अंकित किया जाता है। पत्रकार के विषय रूप में उपर्युक्त सभी अंग आवश्यक हो गए हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ अंग के स्थानों पर परिवर्तन भी हो सकता है। तीसरा है व्याख्या, संक्षेपण की विधि, टिप्पणी देखेंगे इसकी। उसमें भी उन्होंने उसके घटक जो है निम्नलिखित दिए हैं। वाचक, पाठ को विषय वस्तु के केंद्रित भाव तक पहुंचाने के लिए 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण शब्दों का चयन कर उचित शीर्षक भी दिया जा सके। मूल पाठ को 1/3 शब्दों तक लाना पड़ता है। रेखांकन, पाठ के केंद्रित भाव से निकट
निकटता से जुड़ने वाले महत्वपूर्ण वाक्य को शब्दों को वाचक के तीसरे चरण में रेखांकित कर देना चाहिए, जिसके संक्षेप करने में सुविधा होती है। प्रारंभिक रूपरेखा। रेखांकित शब्दों और वाक्यों के आधार पर संक्षेपण की प्रारंभिक रूपरेखा 1/3 अंश में अपने शब्दों में तैयार कर लेनी चाहिए, जिसमें लगभग 1/3 अंश हो सके। शीर्षक। संक्षेपण में एक संक्षिप्त और आकर्षक शीर्षक का चयन करना चाहिए। इसके लिए मूल पाठ से केंद्रीय भाव से संबंधित रेखांकित सामग्री को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके लिए मूल पाठ के भाव शब्द को भी चुन सकते हैं। नवीन शीर्षक भी दे सकते हैं। वही शीर्षक उचित और उपयुक्त है जो शीर्षक को पढ़कर वह हम ऐसा ही अवतरण लिख सकते हैं। भाव संरचना। संक्षेपण में क्रम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय को समेटने का प्रयास होता है। अर्थ की पुनरावृत्ति में शब्द छोड़ देने पर चाहिए। मुहावरे कहावतें को छोड़ देना चाहिए। 4 है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पुणे का कार्य। उन्होंने आपको आगे इसकी टिप्पणी दी है। इसमें राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार के उद्देश्य सन 1945 में पुणे में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा का गठन हुआ है। उसमें परीक्षाएं, प्रकाशन, प्रशाला, अध्यापक, मंदिर, पत्रिकाएं, मुद्रण कलाएं, ग्रंथालय, पुस्तक भंडार, राष्ट्रभाषा भवन आदि विभिन्न प्रवृत्तियों संस्था की स्थायी संपत्ति हुई है। और वहां तक उसने राष्ट्रवाणी सभी की द्विमासिक पत्रिका है। सभी की राष्ट्रभाषा ग्रंथालय योजना के अंतर्गत पुणे में केंद्रीय ग्रंथालय, पुणे शहर के आसपास के कस्बों में चलता फिरता ग्रंथालय, विभागीय कार्यालय में विभागीय ग्रंथालय, जिला ग्रंथालय, ग्राम ग्रंथालय चलाए जाते हैं। इसलिए केंद्रीय ग्रंथालय में 30,000 ग्रंथ है, जिनका उपयोग साधारण से लेकर पीएचडी तक छात्रों के लिए होता है। 5वां है राष्ट्रभाषा अधिनियम 1976 का परिचय दीजिए। राष्ट्रभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर 8 के अनुसार अधिनियम केंद्र सरकार ने 1976 में राजभाषा अधिनियम लागू किया। सन 1963 के ही प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाए गए थे। उसमें राष्ट्रभाषा अधिनियम 1976 में कहा जाता है, इन नियमों में केंद्र सरकार के कार्यालय को क, ख, ग इन तीनों श्रेणियों में बांटा गया। क श्रेणी में हिंदी भाषा राज्य हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार है। और ख इसमें पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और ग क्षेत्र में है शेष भारतीय राज्यों को रखा गया है। इस तरह उनका विभाग भी उन्होंने किया है। 6ठा प्रश्न है भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 363 का परिचय दीजिए। उन्होंने क, ख, ग इस तरह से अनुच्छेद में संविधान का परिचय दिया है कि क इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ख खंड 1 के बीच किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ ने उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखेगा जिनके लिए प्रारंभ के ठीक पहले प्रयोग की जाती थी, परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का अधिकृत कर सके। इन अनुच्छेद के में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 साल की कालावधि में पश्चात की हुआ द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के लिए देवनागरी रूप का ऐसा प्रयोजन के लिए उपसंबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लेख हो। इस अनुच्छेद का तात्पर्य तो यही हुआ कि अंग्रेजी भाषा में कामकाज करने कराने के अभ्यस्त प्रशंसकों में एवं कर्मचारियों के लिए नए भाषा माध्यम हिंदी को अपनाने के लिए समय देना उचित होगा। अब भाषा माध्यम से लिए ये हम कर सकते हैं। तो अपेक्षित तैयारी के लिए 15 वर्ष की अवधि निश्चित हो गई है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 पर प्रकाश डालिए।
344 का उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संदर्भ में या संबंध में हिंदीतर प्रांतों के निवासियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने बहुभाषी भारत में राजभाषा हिंदी के साथ साथ विभिन्न भारतीय कार्यों के समुचित विकास बारे दूरदर्शी दिखाई दिए है। अनुच्छेद 344 के अनुसार 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। मुंबई राज्य के भूतपूर्व मंत्री श्री बाल गंगाधर खेर इस आयोग के अध्यक्ष बने और विभिन्न राज्यों के 20 प्रतिनिधियों का भी इसमें समावेश हो गया। आयोग ने राजभाषा प्रशासन में संबंध में मुख्य सुझावों के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। इन प्रतिवेदन पर विचार विनिमय करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। समिति की पहली बैठक 16 नवंबर 1957 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुई। आज राजभाषा की जो स्थिति हमारे सामने है, वो सब जो कार्यालय क्रम लागू की जाते रहे हैं, उनमें मूल में ही इसकी समिति की सिफारिशें हैं। इस तरह आज हमने हिंदी राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, उसमें फर्क, पाठ क्रमांक 3 और 4 इसकी टिप्पणियाँ देखी। पाठ क्रमांक 3 हिंदी भाषा के विविध रूप, कार्यालय हिंदी भाषा के प्रमुख कार्य, उसमें प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पणी और प्रतिवेदन, इन सब दोनों लेसन के स्वाध्यायकृति टिप्पणियाँ आज हमने उसका अध्ययन किया है। आप ये दोनों भी लेसन अच्छे से पढ़िए। उसकी स्वाध्यायकृति जो भी मैंने पढ़ी है, आपको समझाई है, वो आप भी अच्छे से पढ़िए और समझिए। और ये सब प्रश्न उत्तर आप हिंदी के कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।